हेलो, दिस इज आईसी हेल्प एकेडमी एंड माई सेल्फ शैलजा। आज हम लोग जो +2 क्लास का जो शेयर कैपिटल चैप्टर है अकाउंटेंसी का, उसमें हम आज नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काइंड्स ऑफ या टाइप्स ऑफ शेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द काइंड्स ऑफ। अब बेसिकली हम लोग अगर काइंड्स ऑफ शेयर की बात करें तो ये शेयर जो है हमारे पास वैसे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर और एक होते हैं इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस तो देखो, अगर बात करें तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में अगर आप प्रेफरेंस वर्ड लेके चले तो नाम से लग रहा है प्रेफरेंस, मतलब जिनको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है। सो दीज आर द शेयर होल्डर हु गेट द, so we can say get the preferential right to receive the dividend to be paid as fixed amount before it is paid to the equity shareholder. मीन टू से कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले डिविडेंड को रिसीव करने का राइट है, उनको प्रेफरेंशियल राइट है। देखो, डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को हर साल जब उसको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का जो पार्ट अपने शेयर होल्डर को पे करती है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द डिविडेंड, राइट। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले राइट है डिविडेंड रिसीव करने का, एंड इनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड दिया जाता है, मतलब इनका रेट जो है वो फिक्स्ड है कि इनको कितने % से डिविडेंड दिया जाएगा। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑन द बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो वी कैन से कि कल को अगर कंपनी जो है वाइंड अप हो जाती है, बंद हो जाती है, तो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको इक्विटी शेयर होल्डर से भी पहले कैपिटल जो है वो रिटर्न की जाती है, मतलब उनका भी कैपिटल रिटर्न करने में या उनके पास कैपिटल का जो वो सबसे पहला राइट है इन केस ऑफ पर अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है। और होल्डर ऑफ द प्रेफरेंस शेयर आर कॉल्ड द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ऑब्वियसली जिनके पास जो प्रेफरेंस शेयर होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास, तो प्रेफरेंस शेयर्स की भी मतलब अलग अलग टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं विद रेफरेंस टू डिविडेंड। विद रेफरेंस टू डिविडेंड में जो हमारे पास दो तरह के प्रेफरेंस शेयर आते हैं, एक होते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर और एक आते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। लेट्स स्टार्ट विद द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इनका है दीज आर द शेयर होल्डर विच कैरी द राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। सो ये कौन से कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं? तो कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो शेयर होल्डर हैं या जिनके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उनको इक्विटी शेयर होल्डर में से भी पहले डिविडेंड में राइट है, बट एरियर ऑफ डिविडेंड कि अगर पिछले कुछ सालों का उनको डिविडेंड नहीं मिला है तो सबसे पहले वो किसको दिया जाएगा? जिनके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर का राइट होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी एक एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, एक कंपनी है, कोई भी कंपनी लेके चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड, राइट। मान के चलो कि ये कंपनी क्या करती है, हर साल अपने शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर? जिनके पास कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स हैं, उन शेयर होल्डर को हर साल डिविडेंड पे करती है। पर कितना डिविडेंड पे करती है? तो मान के चलो वो हर साल कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो 1 लाख रुपए का देती है, राइट। अब लेट्स सपोज क्या हुआ कि ये जो कंपनी है इसको 2 सालों में, पिछले 2 सालों में, कोई भी 2 इयर्स, मतलब 2015 लेके चलो, 2016 लेके चलो, इस कंपनी जो है, ये जो कंपनी है, इसको क्या हुआ? लॉस हो गया। या लॉस ना मान के चलें तो मतलब कंपनी सॉरी इकोनॉमी जो है वो डाउन हो गई, तो इसकी वजह से कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं किया, तो ये अपने इन शेयर होल्डर को पिछले 2 सालों का जो डिविडेंड है पे नहीं कर पाई। तो पिछले 2 सालों का अगर डिविडेंड लेके चले तो टोटल 1 साल में अगर वो 1 लाख पे करती है तो 2 सालों का कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो मिनिमम 2 लाख, मतलब वो 2 लाख रुपए का डिविडेंड अपने इन शेयर होल्डर को, कौन से शेयर होल्डर? जो कि हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इनको वो डिविडेंड पे नहीं कर पाई। अब क्या होगा इस केस में? अब लेट्स सपोज इन द ईयर 2017 कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब एडिक्वेट जिसे हम कह सकते हैं, एडिक्वेट प्रॉफिट हुआ। तो वो शेयर होल्डर
जिनके पास कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, जिनकी हम बात करें कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की, इनको पिछले जो रिमेनिंग ईयर्स हैं जिनमें कि उनको वो लाइक डिविडेंड नहीं मिला था, उनको वो डिविडेंड भी मिलेगा प्लस इस ईयर का भी डिविडेंड भी मिलेगा। तो पिछले 2 सालों का डिविडेंड तो कितना था, ₹2 लाख, प्लस इस साल का डिविडेंड कितना होएगा, 1 लाख। तो टोटल उनको कितना डिविडेंड मिलेगा इस साल, 3 लाख रुपीस का, राइट। उसके बाद किसको डिविडेंड दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो मीन टू से वो शेयर होल्डर जिनके पास कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, उन शेयर होल्डर को जो पिछले सालों का जो डिविडेंड, इसको उसने नाम दिया था बेसिकली एरियर ऑफ डिविडेंड। तो जो एरियर ऑफ डिविडेंड है, अगर किसी साल एडिक्वेट प्रॉफिट होगा तो पिछले सालों का जो एरियर पड़ा है, एरियर अमाउंट दैट इज 2 लाख, वो भी उनको पे किया जाएगा प्लस उस साल का भी मिलेगा। तो टोटल हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से इस साल जो है वो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को टोटल 3 लाख का डिविडेंड पे किया जाएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट चलेंगे नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो क्या आपको समझ आ गया ना? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हैं? दीज आर दोज शेयर होल्डर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड। तो ये वो शेयर होल्डर हैं जिनको पिछले सालों का जो डिविडेंड है, जो एरियर है, वो उनको नहीं मिलेगा। अगर हम पिछले एग्जाम्पल के हिसाब से चले तो जैसे मैंने कहा कि जो कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर थे, उनको पिछले 2 सालों का जो 2 लाख रुपए का डिविडेंड था वो भी मिला। बट जो नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे, उनको इस साल का, जिस साल प्रॉफिट हुआ है, उनको इस साल का तो 1 लाख रुपीज एज ए डिविडेंड उनको मिल जाएगा, पर पिछले 2 सालों का जो 2 लाख रुपीज है वो उनको नहीं मिलेगा। बट एक और चीज है, ये है नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। तो जिनके पास ये वाले शेयर होंगे उनको तो डिविडेंड मिल जाएगा इस साल का, लेकिन उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर का राइट है, मतलब सबसे पहले इनको ही डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ये था हमने विद रेफरेंस टू हमने डिविडेंड किया, दैट इज कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट हमारे पास आएगा विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। इसमें एक आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और एक होंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपेटिंग। तो क्या है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर which carry the right to participate in remaining profit after equity shareholder। मीन टू से कि सबसे पहले तो हमें पता है कि डिविडेंड में सबसे पहला जो राइट है वो किसका होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। तो कल को जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले वो किसको मिलेगा, प्रॉफिट में से एज ए डिविडेंड उस हिस्सा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। उसके बाद किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर को। बट मान के चलो उसके बाद भी अगर कंपनी के पास कुछ सरप्लस बच जाता है तो वो सरप्लस में फिर किसका राइट रहेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। बट कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे। तो अगर कुछ सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद भी अगर प्रॉफिट का कुछ एक सरप्लस बच जाता है तो वो किसको मिलेगा, फिर से पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। The preference shareholders which do not carry the right to participate in remaining profit after equity shareholder। सीधी सी बात है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हुए मींस इनको सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड में हिस्सा मिलेगा सबसे पहले, या प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा डिविडेंड। बट अगर कुछ सरप्लस रह जाता है तो जिनके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है उनको वो वाला पार्ट, सरप्लस का पार्ट नहीं मिलेगा, मतलब उसमें उनका सरप्लस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज विद रेफरेंस टू कन्वर्टेबिलिटी। कन्वर्टेबिलिटी मतलब कन्वर्ट होना। तो ये 2 तरह के होते हैं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर एंड नॉन कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो हैं जिनको हम इजीली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच कैरी द राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, मतलब वो प्रेफरेंस शेयर जिनको हम इजीली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं
जिनको हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दोज प्रेफरेंस शेयर्स विच डू नॉट कैरी द राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। देखो, एक तो रिडम्पशन का मीनिंग होता है दैट इज रीपेमेंट, जब भी उनको पैसे रीपे किया जाता है शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से हैं? दोज प्रेफरेंस शेयर्स which are redeemed by the company at the time specified for their payment or earlier। मतलब जिनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको विद इन टाइम स्पेसिफाइड जो भी किया होगा कंपनी ने, बट कहता है वो 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो उनको उनका जो पैसा है वो उनको लौटा दिया जाता है। मतलब कि दैट इज जिसको कहते हैं कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है कि शेयर्स विच आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड फॉर देयर पेमेंट और अर्लियर। मतलब बट 20 साल से पहले, मतलब 20 साल के बाद, 20 साल से ज़्यादा साल नहीं होने चाहिए। और सिंपली जैसे मैंने अभी आपको कहा कि रिडीमेबल का मतलब क्या है, दैट इज द रिपेमेंट, या लाइक रिडम्पशन का मतलब है रिपेमेंट। तो द रिपेमेंट ऑफ अमाउंट इज टर्म्ड एज द रिडम्पशन, राइट। तो ये थे हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट हमारे पास आएंगे ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये कौन से हैं? दोज प्रेफरेंस शेयर्स द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर ऑफ सच शेयर्स व्हेन द कंपनी इज बाउंड अप। तो ये वो शेयर होल्डर हैं जिनको कल को पैसा तो वापस किया जाएगा, पर कब? जब कंपनी बंद होती है। अब मैंने रिडीमेबल में तो आपको कहा कि उसका तो अब कंपनी बंद नहीं भी होगी तो भी उनको विद इन जो भी कंपनी ने टाइम स्पेसिफाई किया होगा, मतलब 15 साल, 10 साल, 20 साल, पर कहता है 20 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होगा, तो तब उनके पैसे की रिपेमेंट कर दी जाती है। बट रिडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनको तब पेमेंट की जाएगी जब कल को कंपनी जो है वो बंद हो जाएगी, उससे पहले पेमेंट नहीं की जाएगी। बट जो हमारा एट प्रेजेंट कंपनीज एक्ट है दैट इज 2013 दैट डज नॉट परमिट इशू ऑफ ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो वो वैसे हमें परमिशन नहीं देता है कि हम ई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो इशू करें। सो ये था हमारा काइंड्स ऑफ शेयर। नेक्स्ट हम करेंगे दैट इज सेकेंड टाइप शेयर्स की, दैट इज इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? सो इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। ऑब्वियसली जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो वो कौन से होंगे? इक्विटी शेयर्स होंगे, राइट। These are the most commonly issued class of shares and carry the maximum risk and reward of the business। तो ये वो वाले शेयर होल्डर होते हैं कि जिनको रिस्क भी ज़्यादा है और रिवार्ड्स भी ज़्यादा मिलते हैं। और मोस्टली कंपनी जो है वो कौन से शेयर इशू करती हैं? दैट इज इक्विटी शेयर्स। सो वो वाले शेयर होल्डर जिनको रिस्क भी ज़्यादा है और रिवार्ड भी बिजनेस में ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है the risk being losing part or all the value of the share if the business incurs losses, the reward being payment of higher dividend and appreciation in the market value। अगर कल को लॉस होगा तो भी इनको सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन अगर कल को कंपनी में जैसे कि डिविडेंड, मतलब कल को कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ, तो ये जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं इनको प्रॉफिट में भी सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनका रेट ऑफ रिटर्न जो होता है डिविडेंड का वो फिक्स्ड होता है कि अगर बोला होगा 10% तो उनको 10% ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। सो शेयर कैपिटल जो है इसकी जो टाइप्स बनाई हैं, तो 7 तरह की शेयर कैपिटल है हमारे पास, राइट। सो सबसे पहले अगर आप लेके चलें यहाँ पे, तो पहले आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, फिर है इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डिस्कस दैट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है, देखो इसके और नाम भी हैं, इसको हम नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं और रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं, राइट। मतलब ये सारे ही इसी के नाम हैं। सो क्या होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल? दिस इज द कैपिटल विच इज स्टार्टेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड is the maximum amount of that company can raise
एज अ शेयर कैपिटल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। देखो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाती हूँ कि जब कंपनी पहली बार रजिस्टर्ड होती है तो उसके पास उसको ना दो डॉक्यूमेंट मिलते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है। तो कंपनी ने क्या काम करना है, कंपनी का पूरा नाम क्या है, कंपनी जो है किस स्टेट में रजिस्टर हुई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी बिगिनिंग में कितनी कैपिटल होगी, वो किस डॉक्यूमेंट में लिखा गया होता है, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड जो कंपनी ने उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है और जो कंपनी है शेयर इशू करेगी तो उनकी लाइक क्या प्रोसीजर होगा, कैसे फॉरफिट करेगी, मतलब कल को उनको री इशू करना है या उस कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको कैसे अपॉइंट करना है, या वो जो डायरेक्टर्स हैं उनकी क्या क्या पावर्स होंगे, राइट्स होंगी, ड्यूटीज होंगी, वो सारी चीज़ें किस में लिखी होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट होता है वो होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन किया होता है कि कंपनी जो है कितनी कैपिटल के साथ काम करेगी, तो दैट इज कॉल्ड द ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट। और एक और चीज़ मैंने जो कही कि इनका दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी है, तो पहली बार ये कितने अमाउंट से रजिस्टर हुई है, दैट इज कॉल्ड द ऑथोराइज्ड कैपिटल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है that is issued capital. So issued capital क्या है? So it is that part of authorized capital that is issued to the public for subscription. अब लेट सपोज अगर आप मान के चले कि कंपनी जो है तो कंपनी के पास, तो लेट सपोज कंपनी, एक एग्जांपल लेते कि कंपनी की जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो है 10 लाख की, राइट। तो कंपनी चाहती कि उसने एक शेयर जो वो 100 रुपीज़ में इशू करना है, तो कंपनी एक तो कितने शेयर इशू कर सकती है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है उसको आप 100 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, 10,000 शेयर। मीन्स कंपनी मैक्सिमम 10,000 शेयर इशू कर सकती है। याद रखना, कंपनी इससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। तो बट कंपनी ने क्या किया, सिर्फ 6,000 शेयर ही इशू किए और एक शेयर है 100 रुपीज़ का, तो इसका मतलब उसने टोटल कितने कैपिटल के शेयर इशू किए, तो 6,000 इंटू 100 पर शेयर जो उसकी वैल्यू मतलब 6 लाख। तो कंपनी ने जितने टोटल शेयर इशू किए, ये टोटल जितने की कैपिटल इशू की, दैट इज कॉल्ड द इशूड कैपिटल। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज नेक्स्ट हमारे पास आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन टेकन ऑफ बाय द पब्लिक। मतलब कंपनी ने जितने की भी कैपिटल इशू की, जैसे अभी हमारे एग्जांपल के हिसाब से उसने टोटल 6 लाख तक की कैपिटल इशू की, तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कौन से होती है कि पब्लिक ने कितने के लिए, कितनी कैपिटल के लिए या वीकेंड से कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन पे की है, दैट इज कॉल्ड द सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर उसने सपोज 6,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन दे दी है तो हम 6,000 को ही शेयर्स को ही मान के चलेंगे कि टोटल उसकी वो सब्सक्राइब्ड हो गई। अगर उसने एप्लीकेशन जो है अगर 5,000 के लिए दी है तो वो उसकी सब्सक्राइब, मतलब कितने कैपिटल के साथ वो उसको सब्सक्राइब करती है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास और एक और चीज़, ये जो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में, ये क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये शेयर मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखता है। ये जो मतलब एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो सिक्योरिटी इसने डिसाइड किया है कि कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% तक की आनी चाहिए। अगर उससे कम की सब्सक्रिप्शन आती है तो कंपनी को जो भी एप्लीकेशन मनी है वो उसको वापस करनी पड़ती है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? सो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फॉर द पेमेंट। Generally, a company does not call for the full amount of share at one lot. It call for a part of a share to be paid, and at the time of allotment, the amount of share which a company has been called is known as a called up share capital. So यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि अगर इसका एक एग्जांपल है कि लेट सपोज कंपनी जो है अपना एक शेयर जो है वो 10 रुपये में बेचती है, तो कंपनी याद रखना कभी भी सारा पैसा इकट्ठा नहीं मांगती है। उसने उसकी क्या बनाई होती है? इंस्टॉलमेंट। उसमें एक होता है जैसे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी।
ऐसे ही कॉल्स तो वो जितनी मर्जी बना सकती है, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फाइनल कॉल। एप्लीकेशन मनी तो देखो जब हम सब्सक्राइब करते हैं, मतलब पब्लिक को कॉल करते हैं शेयर्स के लिए, तभी हमें मिल जाती है। तो मान के चलो कि कंपनी एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, अलॉटमेंट 2 है, फर्स्ट कॉल के 3 है और फाइनल कॉल के 2 रुपये हैं। तो ये तो हमें पहले ही आ चुके होंगे जब हमने उसको सब्सक्राइब किया था। बट उसके बाद आते हैं ये जो अलॉटमेंट मनी है, सपोज कंपनी ने ये भी मांग ली और ये जो फर्स्ट कॉल की मनी है 3 रुपये ये भी मांग ली, तो इसको हम नाम देते हैं किसका? कॉल्ड अप कैपिटल का। और जो पैसा सपोज अभी तक कंपनी ने ये वाली इंस्टॉलमेंट मतलब फाइनल कॉल वाला पैसा अभी तक नहीं मांगा है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं कि इट इज अनकॉल्ड कैपिटल, राइट। नेक्स्ट हम चलेंगे, दैट इज पेड अप कैपिटल। अब जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया तो उसमें से मान के चलो कि उनका एप्लीकेशन मनी भी हमें आ गया है, अलॉटमेंट मनी भी आ गया है शेयर होल्डर का कंपनी को, और फर्स्ट कॉल मनी भी आ गई है, लेकिन अभी तक उनका हमें लाइक फाइनल कॉल नहीं आया है। तो मीन्स हमें टोटल पेड अप कैपिटल कितनी होगी? दैट इज कि जो उन्होंने हमें अलॉटमेंट मनी दे दिया है, एप्लीकेशन मनी दे दिया है और फर्स्ट कॉल मनी दे दिया है, बाकी की तो हमारी क्या होगी? अनकॉल्ड। वही है, पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इन एक्सचेंज फॉर द शेयर्स ऑफ द स्टॉक, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनकॉल्ड कैपिटल। तो अनकॉल्ड कैपिटल क्या है? कैपिटल दैट अ कंपनी हैज इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स दैट हैव नॉट बीन कंप्लीटेड पेड फॉर बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड द अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब कंपनी ने जो पैसा अभी तक नहीं मांगा है। तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया कि कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं, तो एक 10 रुपये का शेयर है, तो उसमें जैसे एप्लीकेशन मनी उसने ले ली, अलॉटमेंट मनी ले ली, फर्स्ट कॉल मनी ले ली, लेकिन अभी तक उसने फाइनल कॉल मांगी ही नहीं है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द अनकॉल्ड कैपिटल, राइट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आता है, दैट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या है? रिजर्व कैपिटल मीन्स अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड uncalled capital. Reserve capital is defined as a part of subscribed uncalled capital which is kept reserved by the company for the creditor in case of binding up of the company. देखो कई बार कंपनीज क्या करती हैं कि अगर उसने इंस्टॉलमेंट बनाई है, जैसे एप्लीकेशन मनी ले लिया, अलॉटमेंट मनी ले लिया, फर्स्ट कॉल ले ली, लेकिन उसने क्या किया? अभी तक वो फाइनल कॉल जो है वो मांगी ही नहीं है। ये कंपनी कई बार क्या करती है कि इन फ्यूचर अगर उसको लगा जैसे कल को एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप जब वो बंद हो जाएगी, तो ये उस पैसे को उस टाइम पे कॉल कर सकती है, शेयर होल्डर से मांग सकती है, मतलब उस पैसे को वो एज ए रिजर्व अपने पास रखेगी। इन फ्यूचर ज़रूरत पड़े एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप, तो वो शेयर होल्डर से वो वाला जो फाइनल कॉल का पैसा है वो मांग लेगी, ठीक है। तो ये था हमारा काइंड्स ऑफ शेयर्स एंड काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। सो इसको आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से पढ़ लेना है आप लोगों ने इस सारी चीज़ को, और कहीं कोई चीज़ आपने नोट डाउन करनी हो तो आप वीडियो को बीच में पॉज भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।